न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, लोहा पुल से दृश्य आया सामने। गिरिराज सिंह बोले, राहुल तेजस्वी की कोशिश बेकार। गंभीरा पुल हादसा, मृतकों की संख्या 15, 4 लापता। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, लोहा पुल से दृश्य आया सामने। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। SBT कमिटेड गेट के पास स्थित लोहा पुल से ली गई ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यमुना का पानी अपने किनारों को पार करने की कगार पर है। बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में जल प्रवाह और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पड़ नहीं जाएगा तो पानी और नाला का पानी साफ करना, फिल्टर करना नहीं है सर। यमुना में कुछ पानी कब आता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वो पानी बिल्कुल। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह बोले, राहुल और तेजस्वी की कोशिश बेकार। बेगूसराय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में हुए महागठबंधन के बिहार बंद रैली पर तीखा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा, वे किसी गुमराह करने आए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सारी कोशिश बेकार हो गई है। कुछ लोगों को तो मन साझा करने का मौका भी नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री का ये बयान महागठबंधन के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान और कमजोर एकजुटता की ओर इशारा करता है। कहा महाराष्ट्र में जनादेश छीना है और अब जो है मताधिकार को छीन रहे हैं ये लोग बीजेपी। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा खट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में
तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, और देशद्रोहियों के साथ जो खड़ा है उसको हम वही कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे नहीं। शुरू से सत्य असत, देव और दानव की लड़ाई चलते रहा, और मेरा मानना है ये देव का युग है। देव युग में अब कोई 90 की स्थिति में ले जाने की कोशिश भी करेगा, तो 90 की स्थिति में अब बिहार नहीं जाएगी, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कल लोगों ने नकार दिया, कल आपने देखा इस राज्य में 8 करोड़ 90 लाख टोटल मतदाता हैं। लगभग सारे लोगों ने अपनी सहमति से अपनी सूचना दे दी कि किसको बरगलाने आए थे। एक ही जो आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में आवासीय प्रमाण पत्र 5 लाख से ऊपर जमा करके, ये कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या को बचाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल जो भी हंगामा करने की कोशिश किया वो हंगामा बेकार गया। सबसे कल का दृश्य, कुछ लोग अपने आप को टिस्मार खा बुझ रहे थे, उनको रथ पर स्टेज पर जगह भी नहीं मिला। ये आपसी खिंचातानी का ही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंभीरा पुल का हादसा, मृतकों की संख्या 15, 4 लापता। गुजरात के पादरा तालुका में गंभीरा पुल के ढहने से लापता गंभीर हादसा। वडोदरा के कलेक्टर अनिल ने बताया कि आज 3 और शव बरामद किए गए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं अब भी 4 लोग लापता है और उनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें करीब 4 किलोमीटर तक खोज और बचाव अभियान चला रही है, ताकि सभी प्रभावितों को निकाला जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल से जो कार्रवाई शुरू हुई है दुर्घटना के बाद में, किस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल चल रही है? गत रोज जो गंभीरा ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ था महिसागर रिवर पे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू एंड रिकवरी की प्रोसेस कल मॉर्निंग से कंटिन्यूस चल रही है। कल रात के 10 बजे तक हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वीएमसी, फायर की टीम, यहाँ की लोकल टीम, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम और बाकी जो एक्सपर्ट एजेंसीज है उनके जरिए भी कोशिश की गई थी। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था, उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। साथ ही साथ आपके जरिए मैं अपील भी करना चाहता हूं कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला है, हमें पूरा सहकार मिला है और जहां पर भी बताया उन्होंने काफी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और कल सुबह से रात लेट नाइट तक उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया है। हमारे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है, उसके अलावा एक आइसर है। उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है और यहाँ पर कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है इसीलिए उसका थोड़ा सा निकलना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। कितनी सर और डेड बॉडीज होने की शक्यता है अंदर? अभी हमारे पास जो
डिटेल्स है अभी 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। कल शाम को जो हमारे पास लिस्ट आई थी रिलेटिव्स बाकी यहाँ पर मिसिंग पर्सन उसकी डिटेल्स पुलिस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका 6 का लिस्ट था। अभी 3 डेड बॉडीज मिली है, उसमें से 2 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। एक जस्ट आपके सामने ही यहाँ पर डेड बॉडी मिल रही है, उसको ले जाने की प्रोसेस चल रही है। तो जो 2 है वो लिस्ट के तहत ही है। तो हमारे पास अभी 4 मिसिंग पर्सन है और 1 डेड बॉडी रिकवर हुई है। मतलब 3 बाकी है अभी ज्यादातर 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वेगनर और आइसर की डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स इसमें कितने परसेंट है उसकी डिटेल्स भी चेक कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में, रेनफॉल भी अभी शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर कैसे वहां पर अप्रोच किया जाए। कीचड़ का वहां पर जो लेवल है ऑलमोस्ट 3 मीटर का है और उसके अंदर के पार्ट में ये है पूरी, तो उसको रिकवर करने की प्रोसेस कर रहे हैं। विंच मशीन हम मंगवाने की प्रोसेस कर रहे हैं, विंच मशीन भी यहाँ पर आ रहा है। स्पेशल ब्रिज भी आप देख सकते हैं कि वहां पर बनाया जा रहा है और स्पेशल ब्रिज हम ताकि उनके पास में पहुंच सके, तो स्पेशल ब्रिज के जरिए भी हम कोशिश करेंगे उनके पहुंच में पाए। डिफिकल्टी यही है कि यहाँ पर कीचड़ का काफी लेवल है और उसमें कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए और पूरी टीम कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। सर और कितना टाइम लग सकता है अंदाजन? कितना टाइम लग सकता है? हम ऐसा मानते हैं कि हम अगले 4 या 5 घंटे में पूरी प्रोसेस, अगर जैसे रेन की वजह से हमें हॉल्ट ना करना पड़े तो हम 5-1 घंटे में ये कोशिश कर पाएंगे कि ये पूरी प्रोसेस और एटलीस्ट हम डेड बॉडीज रिकवर कर पाए और उसके बाद जो व्हीकल्स और बाकी वहां पर जो एसेट्स है उसको निकालने की कोशिश हम करेंगे। ब्रिज बनाने की आप बात कर रहे हैं, कल आज 24 घंटे हो चुके, तो ब्रिज मतलब कल भी बन सकता था, 24 घंटे बीत गए, इसलिए देरी की नहीं। जैसे बेसिकली कल रात को भी बाढ़ आई थी, पानी का लेवल जैसे ही बाढ़ आती है पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। ऊपर के लेवल पर हमारी क्रेन भी काम कर रही है, नीचे के लेवल पर हमारी टीम भी काम कर रही है, लेकिन जैसे यहाँ की टोपोग्राफी है वो डिफिकल्ट टोपोग्राफी है और यहाँ पर जैसे कल जरूरत पड़ी थी, हमने 2 छोटे से ब्रिज बनाए थे जिस पर व्हीकल प्लेटफॉर्म बनाए थे जिस पर व्हीकल माउंट हो सके, तो वो उसके जरिए भी हम कंटिन्यूअस कोशिश कर रहे हैं। जेटको की टीम भी यहाँ पर आ गई है। जेटको की टीम कल दोपहर के बाद कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है, उनके हैवी ड्यूटी केबल से वो खींचने की कोशिश कर रही है। 1 ट्रक 3 व्हीकल्स कुछ एक स्लैब के पोर्शन हमने बाहर निकाले हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस यही है और इसमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम एडवांस करें, लेकिन बस यही कि यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो सर ये जो ट्रक जो लटक रहा है सर उसको किस तरीके से कोई प्लानिंग है सर? वो बेसिकली ट्रक एम्प्टी है, उसमें टैंकर है, वो बेसिकली टैंकर एम्प्टी है और उसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर टैंकर को कोई वहां पर मूवमेंट शुरू करेंगे तो उससे नीचे गिर सकने के चांसेस है। अगर नीचे वो करेंगे तो उसमें एटलीस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो इसकी वजह से हमने एज इट इज रखा है, उसको स्टेबिलाईज करने की प्रोसेस वहां पर आनंद की साइड से हो रही है, लेकिन मीनवाइल यहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा डिले ना हो उसकी वजह से हमने ये रखा है। एक बार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कंक्लूड कर पाएंगे उसके बाद उसको स्टेबिलाईज या उसको रिमूव करने की प्रोसेस भी शुरू कर पाएंगे।
हाँ जी, ये कलेक्टर है, ये फोन पे। हाँ, किस पे भेजूं मैं? क्या ग्रुप में डालूं क्या? ठीक ओके, ठीक। राजनीतिक से संन्यास लेने के बाद क्या है अमित शाह का फ्यूचर प्लान? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की महिलाओं, बहनों और अन्य सहकारिता कार्यकर्ताओं के साथ सहकारिता संवाद में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी खुलासा किया। शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में बताया कि मैंने तो तय किया है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो बाकी का जीवन वेद, उपनिवेश और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। देश के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदेशी से 2021 से स्थापित सहकारिता मंत्रालय माननीय सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता का ढांचा मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री जी का। तो आज पैक्स, दूध मंडली, मत्स्य मंडली, अभिनव सहकारी समिति, महिला किसान, पशुपालक बहनें, व्यवस्थापक, सहकारिता से जुड़ी युवा महिलाएं, ऐसे विविध सहकारी प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सब उत्सुक और उत्साहित हैं माननीय मंत्री जी के साथ संवाद के लिए। माननीय मंत्री जी के अनुमति से हम ये संवाद का आरंभ करते हैं। वैसे एक तो डरे बगैर बोलना और सच बोलना। जो सच है, आपकी कठिनाइयां हैं, आपको फायदा हुआ है या तो आपके सुझाव है क्या करना चाहिए। 1 बजे कौन आएगा वो है ना, डरे बगैर बताइए। 52 मिनट। और आप बताएंगे तो आपके जैसी कई बहनें और आपके जैसे कई पैक्स के लोगों को ये सुधार का फायदा मिलेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी योजनाएं पैक्स के जो मेंबर है या डेयरी के मेंबर है या मत्स्य पालन मंडली के मेंबर है, उनके फायदे के लिए। तो सरकार ने जो योजनाएं करी, इसका अच्छा अनुभव है तो वो भी बताइए। गुजरात में तो मैं जानता ही हूं कि सबकी संपन्नता बहुत बड़ी है। जिन्होंने दूध के व्यवसाय के साथ गुजरात में जुड़े, वो सबकी संपन्नता बड़ी है। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशा भाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नजर नजर में फर्क होता है, नजरिए में भी फर्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देखा। बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊंट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं। तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को
ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी है रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हैं? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्थाओं को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, कैसा कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं
15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ का है, और बाकी नगद का अपन वितरण करते तो हैं। अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी जो कि बनासकांठा गुजरात से। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम की शुरुआत हुई। पहला हमारा गांव में कोई माइक्रो एटीएम के और कोई नहीं थे, એટલે हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। आपको मालूम है माइक्रो एटीएम हाँ, में नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो ब्याज कोई ना लगे। सभी मेंबर बन गए हैं, सभी मेंबर को मिलता है ना? सभी मेंबर नहीं है, दो हमारे ग्राहक मित्र છે, डेरी में ग्राहक मित्र છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ। 250 लोग बने। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी हमारी मंडली में? 12,000 लीटर। 12,000 लीटर। हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને, गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 लीटर दिवस નો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એકનો 1 વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે हमारी 1 करोड़। हाँ भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। माइक्रो एटीएम ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था हमने और 50,000 उन्होंने रुपया बड़ी क्रेडिट क्रांति कार्ड करी। पण आप्यो छे। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपए से उनको बचत करना सिखाया। आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर, हम पहले तो महिला सभी को 50-50 रुपए इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूं करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1,000 रुपया किया मासिक, 2,000 यूं करके 3, 4, 5,000 तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है? अभी सर हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की। अरे वाह, हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने सर। सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। सभी उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर, सभी महिला को हम ऋण देते हैं क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी वसूली आ जाती है। हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं आया? हमारे कभी भी 1 भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं हमारे काम करती है, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर काम कितनी महिलाएं करती है? हम 2 ही कर्मचारी हैं। 2 ही कर्मचारी। हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमें कंप्यूटर लाइसेंस बनाया जाए। आप वहाँ लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा
हाँ। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत कर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया। वो आप लिखवा दीजिए। बहुत हाँ, कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा देगी। हाँ? हाँ सर। आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ? हाँ सर। मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ? सर हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिला हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे, उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हो। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में पहले मतलब थोड़ा ज्यादा ये नहीं होता था, पहले खाद भी, अब नई युग का नए हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी मेरे को लोन भी मिलता है सोसाइटी से बिना ब्याज पे, और मल्चिंग बिछाना या ड्रिप लगाना, इससे खेती करती हूँ। मेरे को बिना ब्याज पे लोन भी मिलता है सोसाइटी से, और उससे मेरे को फायदा बहुत हुआ है। जैसे मल्चिंग कामकाज कितना बढ़ा आपका? मेरा पहले से यूं समझ लो कि 75% बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ, 25 से 75 हो गया है, क्योंकि उसमें अपन आसपास वालों को मालूम पड़ता है। आसपास वालों को भी मालूम होता है। मेरा भाई भी है, वो हम मतलब वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप लगा के करते हैं। गेहूं, पहले गेहूं चने बोते थे, अब गेहूं चने कम कर दिए। नई चीज क्या जो अभी क्या बोया है? अभी टमाटर लगे हुए हैं। खरीफ में क्या बोया है? अभी सोयाबीन भी बोया है। सोयाबीन बोया है। मक्का भी बोई है। फिर अपने अब मक्का सरकार खरीद लेती है MSP पर, मालूम है आपको? हाँ, खरीदते हैं ना। कौन खरीदता है? हम मंडी पहुंचाते हैं सर। हैं? मंडी में भेजते हैं और सोसाइटी में भी पहुंचाते हैं। मंडी को मत भेजिए आप, 2 संस्था है भारत सरकार की जी। ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जी। वो रजिस्ट्रेशन करने से आप एकदम सेफ हो जाएगी इस दृष्टि से। अच्छा। कि MSP के रेट से मक्का वो खरीदने के लिए आपको गारंटी दे देंगे। अगर मंडी में उससे ज्यादा बिकता है, ज्यादा रेट से बिकता है, तो आप बेचने के लिए मुक्त हो। मंडी में रेट गिर जाएगा तो भारत सरकार उसी रेट से खरीद लेंगे, सीधे खरीदेंगे। हाँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके बस स्टेशन पर आकर वो आपका मक्का उठा जाएंगे। तो आप सभी मक्के के किसानों को और दलहन के किसानों को ये कह सकती हैं कि भारत सरकार 100% मक्का और दलहन, 2 चीजों पे दो चीजें खरीद लेगी। और वो तभी खरीदेगी जब आप वो ऐप पर रजिस्टर कर लोगी। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर मक्के का रेट ज्यादा हो गया बाजार में, तो आप बाजार में बेच दो, आपका कोई दोष नहीं है। कम हो गया है तो सरकार खरीद लेगी। आप मेरी बात समझ रहे? समझ रही सर। तो दोनों ओर से आपका ही फायदा है ना। हाँ, फायदा। कम हो गया है तो सरकार ज्यादा दाम से खरीदेगी, ज्यादा हो गया तो आपको दाम मिल जाएगा। दाम ज्यादा मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो सभी लोगों ने जहां मक्का और दलहन की खेती होती है, वो जगहों पर किसानों को भारत सरकार के ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहना चाहिए। हाँ जी। कितने लोग मेरी बात समझे हैं? कोई सुझाव नहीं है ना आपका? कोई सुझाव है? सुझाव सर, अभी वो एक नई मशीन निकली है। अपने जैसे तो जैसे अपन खरीद सकते हैं, पर जैसे किसान कोई थोड़े गरीब है तो उनके लिए वो फायदेमंद। कभी मैंने सर को बोला है सोसाइटी में कि अगर आप मंगवा दो तो वो सब्सिडी मिलती है। हाथ से चलाने की मशीन, मक्का लगाने की। मजदूरी बहुत ज्यादा हो गई, मजदूर मिलते नहीं अभी, तो बहुत परेशान होते हैं इंसान। अभी एक नई योजना आई है हमारी। अच्छा। जो पैक्स को ट्रैक्टर, मशीन, काटने की मशीन, ये सब लेकर सभी किराए से किसानों को दे, इस प्रकार। हाँ, और आप आपकी पैक्स का नाम लिखवा दो, हम योजना भेज देंगे। अब हमारे बीच पधारी हैं पवित्रा जोशी जी, राजस्थान डूंगरपुर से, कोकापुर लैम्प से जुड़ी हैं, अपनी बात रखेंगी।
मैं पवित्रा जोशी आपको सादर नमन करती हूँ और सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है, इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा मैं आपसे मतलब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं, जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है सहकार की भावना से, हमारे जो प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक है, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। कितने मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558 किसान फैमिली है। हाँ, फैमिली है। इसमें एक फैमिली के दो ऐसे नहीं है? नहीं, एक फैमिली के दो तो नहीं है। 558 हाँ, फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और डायरेक्टर एक ही है। साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले मांडव लैंप्स में था, अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए और महिला उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं। 35 महिलाएं हैं जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। चलो, अच्छी बात है। धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के सलामतपुर पैक से कुंवर सिंह डांगी जी को। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा जय श्री श्याम। मैं पैक सलामतपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा तो उसके तुरंत बाद जो आपने बालोजों में संशोधन किया उसकी वजह से सर एक हम नेपियर ग्रास का वहां पर काम कर रहे हैं और अभी हमारे नेपियर ग्रास लग चुका है सर। उसमें लगभग 50 एकड़ में नेपियर ग्रास लग चुका है और उसमें किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ का सर फायदा होगा, क्योंकि अभी उसकी लागत बहुत कम है सर, 10 से 12 हजार लागत है और उसको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 50 एकड़ में लग चुका है। मशरूम वर्ल्ड कंपनी से हमारा टाइप हुआ और ये जब संभव हो पाए जब आपने बायोलॉज में जो संशोधन किया है। और मेरी पैक सर 2050 मेंबर हैं और मेरी जो टर्नओवर है 9 करोड़ 35 लाख का है सर। इसके कितने लोग आए हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो भी। आप सभी के बायलॉज में संशोधन हो चुका है? पक्का? ये बायलॉज आपके पैक्स को कभी वीक नहीं होने देंगे, ढेर सारी संभावनाएं खोलते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी पैक्स का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का जो इंस्पेक्टर होगा, इससे एक बार ये समझ लीजिए कि बायलॉज के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। उनकी पूरे देश भर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बहुत अच्छे से हुई है। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर उनके साथ आपके बायलॉज का ट्रेनिंग एक बार समझ लीजिए आप। इससे कई सारी नई गतिविधियां आप जोड़ पाएंगे। और पैक्स का जो खर्चा होता है, लाइट बिल होता है, तनख्वाह होती है, कंप्यूटर का बिल होता है, ये सारी चीजें उसी में से निकल जाएगी और पैक्स शुद्ध रूप से मुनाफा करने लगी। परंतु एक बार आपको भी संचालक के नाते देखना चाहिए। कोई चेयरमैन साहब आए हैं पैक्स के यहां पर या सेक्रेटरी आए हैं? आप चेयरमैन है? चेयरमैन है कोई? आप चेयरमैन है दूध मंडी की? ठीक है। हमारी सोसाइटी में 2050 मेंबर हैं सर।
9,45,00,000 का टर्नओवर है और हमारी समिति की वसूली 98% हो जाती है। सभी किसान समय पर हमारा 0% की वजह से समय पर चुकाते हैं सर। और आगे हमारी एक योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अनाज भंडारण योजना देश में चला रहे हैं, उसके तहत में हमारे पास 2 एकड़ जमीन है सर। उसमें मैं ज़्यादा तो बड़ी नहीं, लेकिन 3,000 टन का मैं उसमें वेयर हाउस बनाना चाहता हूं, ताकि हमारे किसान को जब वो चाहे जब वो अपना अनाज अच्छे दामों में बेच सके, तो उसमें हम रखने की हमारी इच्छा है। और अब कविता जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान से पधारी हैं। तलवाड़ा लैंप्स में वे व्यवस्थापक हैं। सर, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे समिति को बहुत फायदा हो रहा है। जो काम करते हैं वो आसानी से हो जाता है। सर, मैं बांसवाड़ा जिले में एकमात्र महिला व्यवस्थापक हूँ। हमारी समिति खाद बीज का व्यवसाय करती है सर, और ऋण वितरण करती है। हमारे 395 सदस्य हैं, उनमें अभी FIG के माध्यम से सर 1,20,00,000 का लोन वितरण किया है। और जिन लोगों के फिंगर नहीं आ रहे थे, उनके मतलब जो बुजुर्ग है, बीमार है, उनके घर घर जाकर फिंगर लगाए सर। और अभी जो नैनो यूरिया के साथ में जो नैनो आ रहा है, उसका प्रचार अभी बहुत है। जोशी जी, ये नैनो देने के बाद थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। हाँ, सही है सर। किसान क्या करता है, नैनो भी छिड़क देता है। हाँ। और पंप से, हम और फिर लोगों को समझाते हैं सर, जो वो लेने खेत आता है में यूरिया भी डालते हैं, इससे हाँ, तो आपका क्रॉप जल जाएगा। हाँ, जमीन खराब हो रही है। तो जिसको नैनो की बोतल दीजिए, उसको बताइए ये थैली ही है। हाँ, नहीं समझा रहे सर बराबर लोगों को। बाद में थैली वाला यूरिया नहीं छिड़कना है। समझ रहे किसान क्या? जी सर, हाँ समझ रहे। इफको की आप डीलर है, आपकी मंडली? हाँ, इफको से डायरेक्ट आता है खाद हमारे। कितना खाद बेचते हैं आप? अभी 18,000 सर निकलता है साल भर में। 18,000 यूरिया और 5,000 DAP। 5,000 DAP। जी सर। चलो, अच्छी बात है। कंप्यूटराइजेशन से फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है सर। ऑपरेट कौन करता है? सर, मैं ही करती हूँ पूरा। आप ही करते हैं? जी सर। आप सीख गई या पहले से? सर, पहले से ही आता है मेरे को, मैं ही काम करती हूँ। है सर, मैं ही काम करती हूँ, मेरे को आता है सर। अच्छी बात है। और राजस्थान में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है? जी सर। इसके साथ जुड़ी हुई है? जी सर। इस संवाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं खरगांव मध्य प्रदेश से वीरेंद्र चौहान जी को। सबको जय श्री राम। नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूं। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया बायलॉज के तहत हमारी संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूं। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गए आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए। 6 महीने। अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है? जी जी जी, केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने बी फार्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को। कैसा है दवाओं का फ्लो, कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर जी। और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयां मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयां जिन्हें लगती है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह, इस टाइप से दवाइयां हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहां से लोग गए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, बीपी की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा
सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया, और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हर मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई की जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम से कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ ही है, और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। और अब हम आमंत्रित करेंगे गायत्रीबेन पटेल को, जो अपने विचार रखेंगे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक सहकारी मंत्रालय जो कि आपकी अध्यक्षता में जो शुरू किया है, तो उसकी वजह से जो है तो कोऑपरेटिव को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है सर। और आज मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी आनंद जिले से हूँ जहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया सर। पार्लियामेंट में त्रिभुवन काका के नाम का बहुत विरोध किया था कांग्रेस ने, और मैंने जमकर खिंचाई की थी कि इनके नाम से ही होगा। ताली बजाई थी सर उस टाइम पे भी मेरी आंख में ऐसे ही आंसू आए थे। आप अकेली नहीं है, पूरे गुजरात की महिलाएं त्रिभुवन काका को आशीर्वाद देती हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है कि इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, और इन्होंने जो सच्ची कोऑपरेटिव की नींव डाली थी, इसके कारण आज गुजरात की 36 लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार कर रही। 80,000 करोड़। ये जो बहनें यहाँ कह रही ना 1 करोड़ का मैं दूध भरती हूँ, मैं 15 लाख का दूध भरती हूँ, 20 लाख का, ये त्रिभुवन काका न होते तो कभी न होता सर। और मैं गायत्री पटेल उसी अजरपुरा गांव से हूँ जहाँ से अमूल की पहली नींव रखी गई थी। और 1964 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक रात के लिए रुके थे, और फलस्वरूप एनडीडीबी की रचना हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। मेरी बात करूँ तो मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट किया है। मेरे पिताजी जो है तो वो मुझे वकील बनाना चाहते थे, और मेरी इच्छा थी कि मैं शादी करके फॉरेन चली जाऊँगी, और मेरी शादी भी उसी लड़के से हुई जो यूएसए में था। लेकिन कुछ कारणों से मेरा जाना नहीं हो पाया, तो उनको वापस आना पड़ा, और आने के बाद मेरे ससुर जी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई, और थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे सोचा कि अभी ऐसा कुछ व्यवसाय सोचना पड़ेगा कि मम्मी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो इसके लिए हमने पशुपालन व्यवसाय को चूज़ किया। तो उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे कि भैया ये लोग फैमिली बैकग्राउंड मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो पशुपालन में कैसे ही टिकेंगे, तो 2 साल में शायद बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा काम किया सर कि गांव लोग भी सोचने लगे कि भैया हम लोग तो ये सोच रहे थे कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये लोगों ने सच में साबित कर लिया कि पशुपालन व्यवसाय में ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझे अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में चुना। आपके पास कितने पशु है? सर मेरे पास 80 पशु है। 80 पशु है। हाँ। और अजरपुरा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रूप में चुना गया, और मैं मेरे जैसी कितनी बहनों को आज प्रोत्साहन देती हूँ कि भैया आप लोग घर में से बाहर निकलो, फ़ोन में ज़्यादा आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, इससे पहले आप उसे खा जाओ। और पशुपालन के साथ साथ में उनको मैं यही सुझाव देती हूँ कि अकेले पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, इसके साथ आपको अलग एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी, आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसके साथ जैसे मैं गोबर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ, हनी बी कीपिंग भी करती हूँ, और SHG भी चलाती हूँ, जिससे बहनों को साथ जोड़ के मैं एक हनी बी कीपिंग का ग्रुप भी चलाती हूँ, जो NDDB और अमूल की सहायता से बना है सर। और यही सब एक्टिविटीज़ के लिए आप श्री के द्वारा ही मुझे इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन का अवार्ड भी मिला है सर। और मेरी ये उपलब्धि यही है सर कि यही व्यवसाय की वजह से
मुझे आपके सामने दोबारा बोलने का मौका मिला है, और जो मैंने इच्छा की थी कि मैं फॉरेन जा कर के आऊँ, यही पशुपालन की वजह से मैंने मान सम्मान सब कमाया। आज मैं अजयपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरपर्सन तो हुई, एक बार यूके भी जाके आई, 2 बार यूएसए भी जाके आई, लेकिन मेरा मन कहीं पे भी नहीं लगा। मुझे बस मेरे पशु चाहिए और मेरे फार्मर्स चाहिए। तो सहकारिता की सामुदायिक शक्ति से आज महिला सशक्त हो रही हैं। ऐसी एक बहन है परमार निकिता बहन, आइए उनके विचार हम जानें। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, और सर आपको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का अलग से निर्माण किया है और वो इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं एक महिला सभ्य हूँ, चरोत्तर घासचारा उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड आनंद से, और मैं एक पशुपालन परिवार से जुड़ी हुई हूँ और महिला सभ्य हूँ कोऑपरेटिव की, एफपीओ की। तो होता क्या था कि पहले पशुपालन के लिए घासचारा बहुत उपयोगी है, और अभी उसका मिलना और उसका जो भाव है या उसका जो भाव है वो फ्लक्चुएट होता था। हाँ, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसे हैं जो हम खर्च करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। पहले क्या था कि अभी मैं 1.5 साल से एफपीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ, और कुछ समय पहले तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे पापा का निधन हो गया। उनके जाने के बाद और एफपीओ के साथ जुड़ने के 1 साल के वक्त में हमें ये पता चल गया कि घासचारा कितना इफ़ेक्ट करता है हमारे पशुपालन के लिए। जब पापा थे तब उनकी इनकम की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट पशुपालन में भी हो जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो मंथली इनकम थी वो अब आना बंद हो गई थी। तो पशुपालन में जब गिनती हुई तब पता चला कि हम जितना खर्च कर रहे हैं पशुपालन में और उसमें से जितना हमको आय हो रही है उसमें जो तफावत है बहुत कम है। हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें जो उत्पादन की वजह से जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो पशु चारा है वो पशुओं के लिए मात्रा और उनकी जो क्वालिटी है उस पर खरा नहीं उतर रहा था। तो इसलिए जब हमको पता चला है एफपीओ के बारे में, तब हम 1.5 साल पहले एफपीओ से जुड़े, और एफपीओ की मदद से हमको बहुत ही अच्छे दाम में, सस्ते दाम में हमको घासचारा। पशु रखे या नहीं रखे? है सर, रखे हैं ना? हाँ है सर। अभी तो 2 ही हैं, लेकिन अभी एफपीओ के साथ जुड़ने के बाद एक पशुपालन की एक योजना के बारे में पता चला है, जहाँ पे हमको लोन मिलता है 15 से 17 पशुओं के लिए, और साथ साथ में उसके जो तबेला होता है उसके लिए भी लोन मिलता है। नहीं, डेयरी भी लोन देगी? हाँ, उसी के लिए पता चला है ना, अमूल से ही पता चला है, तो धीरे धीरे उसके बारे में भी करेंगे। अभी तो 2 ही हैं, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ साइलेज के अभी अच्छा खासे दाम में हमको एफपीओ के थ्रू मिल जाता है, घर बैठे आ जाता है। तो उसके लिए भी उसकी वजह से चारा देती हो सर? लीला घास चारा हम 40 केजी तक देते हैं, लेकिन साइलेज जो है वो हम एक गाय को 20 केजी देते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे महेंद्र कुमार मेहता को अपने विचार रखने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि किसान को कैसे सक्षम बनाया जा सकता है, तो सर उन्होंने जो अन्न भंडारण की योजना चलाई उसके तहत हमारी समिति को 5000 मैट्रिक टन का अन्न भंडारण बनाया। अन्न भंडारण बनकर हमारा तैयार हो गया था सर। जो अभी सीजन में गेहूं की खरीद चल रही थी, गेहूं की खरीद में समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीद होती है सर। अनुबंध किससे किया है सर? एफसीआई को दिया है। एफसीआई को 2.5 रुपये पर बैग में दिया है सर। तो एफसीआई कितना किराया आएगा सर? 80,000 कट्टे भरे हैं अभी उन्होंने, तो 2 लाख रुपए महीना। 10 मई से भरा था सर, तो 10 मई से 90,000 रुपये तो मई का किराया जुड़ा, और इस जून का 2 लाख रुपए बना है सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने अपने अनुभव मंत्री जी से साझा किए हैं, और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज सहकारिता से आत्मनिर्भरता का मार्ग भारत प्रशस्त कर रहा है। आइए हम सब हृदयपूर्वक निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें।
मेरा आप सभी से दो ही निवेदन है। त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। इस सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन काका के नाम पर इसलिए रखा था कि आज देश भर में मैं जाता हूं, हर जगह पे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, छोटी छोटी गरीब परिवार की महिलाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े हैं। कई जगह पे गुजरात जैसे राज्य में जहां कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश हो गई, वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई होती। ये मूल विचार जो था वो त्रिभुवन भाई पटेल का था, और वो व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने नाम के लिए कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, जब मैं पार्लियामेंट में उनका नाम बोला तो देश भर में ये सवाल था कि ये कौन है। एक महीने में सभी लोग सोचते हैं कि ये बुरी बात है, मगर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने लिए उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं करी, केवल और केवल काम करते रहे। और इसीलिए कांग्रेस के विरोध के बावजूद हमने यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे किया है, क्योंकि उसका अधिकार है अब ये यश लेने का। डेयरी के क्षेत्र में ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें डेयरी की कोऑपरेटिव चलाने वाली हैं। अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मेरी 2-3 बैठकें इसके ऊपर हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल में हर कोऑपरेटिव, जो दूध कोऑपरेटिव है, उसका गोबर, जैसे बहन जी ने कहा कि ऑर्गेनिक खातर बनाने के लिए उपयोग होगा, गैस बनाने के लिए उपयोग होगा और कई प्रकार के उपयोग उसमें से होंगे। और आने वाले दिनों में गांव में 500 परिवार मानो दूध उत्पादन का काम करते हैं। इसमें से 400 कोऑपरेटिव में होंगे, 200 प्राइवेट दूध वाले को दूध बेचते होंगे। उनके पशु के गोबर का काम भी हम कोऑपरेटिव को दे रहे हैं। उनके टीकाकरण का काम भी करेंगे, पशु आहार देने का काम भी करेंगे। तो सभी लोगों ने अपनी जिला डेयरी के साथ संपर्क बनाए रखें। 6 माह में सारी योजनाएं कॉन्क्रीट स्वरूप लेकर आपकी कोऑपरेटिव तक पहुंच जाएगी। परंतु मेरा आप सभी से दूध उत्पादक मंडियों से आग्रह है कि त्रिभुवन काका की एक फोटो जरूर अपनी कोऑपरेटिव में लगाइएगा, जिन्होंने गुजरात की सारी कोऑपरेटिव की बहनों को इतना समृद्ध किया है। और उसी के पैटर्न पर, जैसे आनंद से बहन जी आई, उन्होंने क्या, इनके गांव में लाल बहादुर शास्त्री जी एक दिन रुके थे, त्रिभुवन काका उनके साथ में रुके थे और शास्त्री जी को उन्होंने कन्विंस किया कि ये सिर्फ गुजरात में क्यों, इसके आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से आज 19 राज्यों में इस प्रकार की कोऑपरेटिव दूध की गतिविधि चालू हुई। तो यहां से आनंद के तहसील से जो काम शुरू हुआ वो आज 19 राज्यों में पहुंच चुका है। दूसरा, हमारे सामने बहुत बड़ा काम है और विशेषकर कोऑपरेटिव सेक्टर ने उसको
सोचना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल कर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचवा यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचवा मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के, जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करता है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और अब बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो, वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा,
इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार ने के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने की है। मैं जब गृह मंत्री बना तब सारे लोग मुझे कहते थे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गया, देश का गृह मंत्री होना। सरदार पटेल साहब थे तो बहुत बड़ी बात होती है गृह मंत्रालय, मगर जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। आप लोगों को मिलकर अच्छा हुआ। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना, और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं ऐसे आएंगे तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। और अगर कोई सुझाव नहीं है तो घर में अच्छा प्रसंग है तो निमंत्रण तो जरूर मुझे भेज देना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। ढेर सारी थकान, ढेर सारा तनाव, ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप उतर जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही होंगे सीएम चेहरा। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आप गठबंधन के सभी नेताओं की बात सुन सकते हैं। एनडीए इस चुनाव में नीतीश कुमार के सीएम पद का चेहरा बनाएगा, वही गठबंधन का चेहरा है। बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप देखिए, गठबंधन के सभी साथियों की बात देख लीजिए, सबने कहा है और सबने ये माना है कि ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो ये गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। और कई लोगों का आपने बयान भी सुना कि सीएम के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग के यहाँ सीएम के पद पे कोई वैकेंसी नहीं है और सबका एक मानता है ये चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और आगे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी वही सीएम फेस होंगे। मतलब सीएम रहेंगे अगर सरकार बनती है? जरूर जी। सर, प्रशांत किशोर जिस तरीके से अभी बिहार में नजर आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव होगा अगर वो अभी इलेक्शन लड़ेंगे? तो आपको क्या लगता है किस तरीके से वोट डिवाइड होने की भी बात चल रही है, तो कितना फर्क में कितनी उनका वजन है बिहार के अंदर अगर हम बात करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरू से ही काफी बड़ा बड़ा क्लेम करते रहे, ये उनकी आदत रही है। या उन्होंने रणनीतिकार के तौर पे काम किया हो या कहीं भी किसी जगह काम किया तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो खैर उनकी बात है, उनका स्टाइल है, वो करते हैं, हमको उनसे क्या लेना देना है। अब देखिए कि पिछला जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जब बाई इलेक्शन हुए 4 सीटों पे चुनाव हम लोग लड़े, बहुत बड़े दावे किए गए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती और बढ़िया से जीती। प्रशांत किशोर जी का दावा जो था वो तो आपने देखा ही, वो ऐसे ही रह गया। तो उनके दावे जो रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने किया, बहुत जगह दावे किए हैं। एनडीए के हमको लगता है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनका बहुत सारा दावा हुआ। क्या उसका परिणाम निकला लोग जानते हैं। हिमाचल के रूप में, हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था वहां भी दावे किए गए। तो दावे वो करते रहते हैं और बड़ी बड़ी बात क्लेम बहुत बड़ा करते हैं, ये उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, उनके स्ट्रैटेजी जनता देख रही है, उनके चीजों को जनता महसूस कर रही है। तो एक तरफ से नीतीश जी का जो है, जो जिस तरह से उन्होंने कहा है 20 सालों में उन्होंने जो कमिट किया है जनता से, उसको जनता को डिलीवर किया है।
तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी की बात होती है। यदि हम दावे करते हैं तो उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखिएगा नीतीश जी का और एनडीए की सरकार का जो पिछले 20 वर्षों से चल रही है, उन्होंने जो कहा है, जो प्रॉमिस किया है जनता के साथ, वो सभी डिलीवर किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रामदास आठवले बोले, उद्धव राज ठाकरे की दूरी से महायुति को फायदा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में इंडिया ब्लॉक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। रामदास आठवले ने कहा, मुझे लगता है कि उनका मतलब ये है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आगामी बीएसएम चुनाव साथ मिलकर लड़ते हैं तो इससे इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी महायुति को फायदा होगा और हम चुनाव जीतेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं लड़ रहे, कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि संजय राउत का कहना है कि आने वाला बीएमसी का जो इलेक्शन है उसमें उद्धव ठाकरे राज ठाकरे अगर एक साथ लड़ते हैं तो इंडिया आघाड़ी में फूट हो जाएगी। और जब इंडिया आघाड़ी एक साथ थी तब भी हमने विधानसभा में 237 सीटें जीती है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आने से इंडिया आघाड़ी में फूट होती है तो उसका फायदा हमारे महायुति को होगा। और मतलब महायुति जो है ये मतलब मुंबई का इलेक्शन जीतेगी, तो इसीलिए मुझे मतलब लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मराठी वोट जो 40% वोट मुंबई में है मराठी वोट और 60% वोट नॉन मराठी है, तो मराठी वोट में से पूरा वोट उनके पास जाएगा बिल्कुल नहीं है। हमारी भी पार्टी मराठी लोग हमारे साथ काफी संख्या में है, बीजेपी के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के साथ है, अजित पवार जी के भी साथ है, तो मराठी वोटों में फूट हो जाएगी और 50% से ज्यादा वोट मराठी वोट हमको मिलेंगे। तो इसीलिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने से हमको फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा महायुति का ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर उन्होंने एक स्टाफ को थप्पड़ मारा क्योंकि बासी खाना था, संजय गायकवाड़ उनका नाम है और वो सीसीटीवी में आया है ये पूरा मामला। मुझे लगता है कि संजय गायकवाड़ जी एक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ वो अभी है और उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर एकनाथ शिंदे जी के साथ आए थे। तो जो एमएलए हॉस्टल है, जो ऑल इंडिया रेडियो के सामने जो एमएलए हॉस्टल है, वहाँ का खाना बहुत खराब था। तो एक तो कैंटीन का खाना जो होता है अच्छा होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा खाना नहीं दे रहा था। लेकिन पिटाई करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संजय गायकवाड़ एक लोक प्रतिनिधि है और एमएलए है, उन्होंने ऐसी पिटाई करना ठीक नहीं, उन्होंने कंप्लेंट करने की आवश्यकता थी और जो मतलब हाउस जो एमएलए हॉस्टल की जो कमेटी है उनके साथ बात करने की आवश्यकता थी और इसी तरह का खाना वहाँ देना ठीक नहीं है, लेकिन पिटाई करना ठीक नहीं है। सर आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जल प्रभाव पर सरकार का प्रदर्शन नाकाफी। दिल्ली में जल प्रभाव की समस्या पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी का कार्यकाल इंडिया गेट के पास है, जहां से चिराग दिल्ली आने में मुझे आधा घंटा लगता है, लेकिन कल मुझे 2.5 घंटे लग गए। पिछले महीने से दिल्ली में एक सर्कल चल रहा है जहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री और एलजी नालों के पास फोटो खिंचवाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने सफाई की है। नतीजा ये है कि हर जगह जल प्रभाव और ट्रैफिक जाम है। की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि भारी बारिश थी लेकिन फिर भी जहाँ पे जल जमा हुआ उसे रिकॉर्ड टाइम में हटा दिया। देखिए, मेरा ऑफिस, पार्टी का ऑफिस इंडिया गेट के पास है, वहां से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लगता है, कल मुझे 2.5 घंटे लगे और हौज खास से यहाँ तक पहुंचने में चिराग दिल्ली तक मुझे करीब 1.25 घंटा लगा। ये आलम था कल जल भराव का और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम का। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से जो सर्कस चल रही थी उसमें मुख्यमंत्री हों, एलजी साहब हों, मंत्री हों, सब जा जाके नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, हमने वो झुग्गी झोंपड़ी हटा दी, हमने उन गरीबों को हटा दिया, लाखों लोगों को उजाड़ दिया कह के कि हम जो है नाले साफ कर रहे हैं।
और नतीजा क्या हुआ? हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियां खराब हुई। मंत्री जी कहते थे कि मैंने 400 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का सस्पेंशन लेटर टाइप करा के रखा हुआ है। जहां जल भराव हुआ वहां पे सीनियर अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। कल रात से अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं कितने लोगों को सस्पेंड किया। प्रवेश वर्मा जी ने एक को भी नहीं। हमने 2023, 24, 25 में लगातार ये बात कही कि डीसिल्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है और हमारे पास इसकी जांच कराने के पावर नहीं थी। बार बार चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। चीफ सेक्रेटरी ने नहीं कराई, नरेश कुमार जी ने, एलजी साहब ने भी नहीं कराई। आज इनकी सरकार है, अगर डीसिल्टिंग हुई है तो पानी भर ही नहीं सकता, मगर डीसिल्टिंग के नाम के करोड़ों रुपए के ठेके तो दिए गए। क्या उसकी जांच कराई गई? अगर उसकी भी जांच नहीं कराई जा रही तो इसका मतलब बड़ी मिलीभगत है। डीसिल्टिंग से भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें सरकार की मिलीभगत की तरफ इशारा होता है, क्योंकि ना ये तब डीसिल्टिंग की जांच कराना चाहते थे, हमने तो ऑन कैमरा बोला, ना ये आज डीसिल्टिंग की जांच कराना चाहते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आप विधायक ब्रह्मशंकर वर्मा झिंपा ने विपक्ष में बेअदबी विधेयक समर्थन की अपील की। चंडीगढ़ के प्रस्तावित बेअदबी विरोध विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बेअदबी के मामले पर कार्रवाई की, आज जब ये सरकार इसके खिलाफ कानून लगाना चाहती है तो विपक्ष नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा को इस विधेयक लाने में सरकार का समर्थन करना चाहिए। 2 दिन सेशन को लेकर बाजवा साहब ने भी बोला है कि अभी तक वक्त से बताया गया सरकार जो है दूसरे मुद्दों से हटा के ये कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है पंजाब में। देखो, जब ये बेअदबी हुई पंजाब में तब सरकारें पीछे, इन्होंने तो कुछ किया नहीं उसके लिए। अगर आज सरकार करने जा रही है तो बाजवा जी को साथ आना चाहिए। सरकार बेअदबी के मुद्दे पे मैं बाजवा जी को ये कहना चाहता हूँ कि साथ, खास तौर पे पंजाब के सेंटिमेंट्स हैं वो, उनमें सरकार के साथ है। अगर सरकार को अच्छा कानून लाना चाहती है उसका साथ दें। लेकिन बाजवा साहब ने एक आज कंप्लेंट की है 3 नंबर पुलिस स्टेशन में चंडीगढ़ में 4 आपके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कि मेरी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, पुरानी जो बता रहे थे कि उन्होंने जो बोला था मजीठिया के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? मेरे को कोई ज्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में। पुलिस पे कंप्लेंट करना है सर? नहीं, पुलिस में कंप्लेंट चलो मेरे को लगता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजवा साहब का जो उनको चाहिए था ये बात अगर थी तो। लॉ एंड ऑर्डर पे सारे सरकार को घेर रहे हैं कि व्यापारियों को जिस तरह से मर्डर हो रहा है, देखो बड़ा जो भी मर्डर हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सरकार इसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी भी इससे गुंडा एलिमेंट को, किसी गैंगस्टर को छोड़ने वाली नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थ मौर्य ने कहा सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई चर्चा नहीं हुई सीएम पद पर, ये मेरा जवाब है। डीके शिव कुमार ने खुद कहा है कि सीएम पद के लिए कोई रिक्त नहीं है। Are you saying that this topic is over forever? This topic is over, that there is going to be CM change in Karnataka? No discussion taken place. That is my reply. And so will you be completing complete 5-year term as the Chief Minister of Karnataka? Will you be completing complete 5-year terms as Karnataka CM? Mr. D.K. Shiv-Kumar himself said it, that there is no vacancy of the CM post. Sir, every time sir reports are coming. I was there in assembly election. I was there in assembly election in Karnataka. Election was fought on your name. You are CM. Was there any 50-50 formula after this? Again, you are asking the same question in a different words. Sir, rotational Chief Minister formula, sir, if there was any. Rotational Chief Minister formula, if there was any. See, my answer is, whatever decision taken by the High Command, both of us will follow, will obey.
ಸರ್ 2028ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2028ಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. 2028ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ ಸರ್ 2028ಕ್ಕೂ? 2028 ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪುರುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬದ್ಧ. But sir, in charge Randeep Surjewala doing meeting with 121 MLAs, what is the purpose of this meeting? Please ask him. He made it very clear that leadership issue is not there. It was not discussed. Have you got any appointment with High Command? Is there any meeting lined up with High Command, sir? Pardon? Is there any meeting lined up with High Command, Rahul Gandhi or Kharge ji today? No, there is no scheduled program. Neither Rahul Gandhi ji nor Kharge ji invited us for party to discuss the issues regarding the party. ಸರ್, ಈಗ 4 ಪರಿಷತ್ತು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा को कूटनीति सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में पूरी हुई 5 विदेशों की यात्रा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने विस्तार से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के मुद्दे को स्पष्ट और दृढ़ता से रखा। उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद के अपराधियों और पीड़ितों की तुलना नहीं हो सकती। ये भारत की कूटनीति सफलता है। So I want to say categorically, after this immensely successful tour of the countries, there are 3 main takeaways. Prime Minister has unequivocally and categorically established the matter of terrorism at the BRICS, and he has said that the perpetrators of the terror and the victims of terror cannot be equated. So this was our diplomatic success, and it was very important for the strategical point of view. Then the countries like Ghana and Namibia, which are very rich in the minerals and the metals like uranium, copper, lithium and rare earth metals, India has entered into an agreement which is very much required for the future, and over-dependence upon any one country as far as these critical minerals and critical metals are concerned. So it was very much required for our economical aspect. And the Indian diaspora, which is having a vibrant and sizable presence in the countries like Ghana and Trinidad and Tobago, from 1 century to 2 centuries, from there, it has taken to a new height. As you know that the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Biseswarji, is from the Buxar area of Bihar, and this has taken India's emotional connect and cultural and social connect with those countries to a new dimension. So, strategically, economically, and culturally, this visit of Prime Minister has set up a new era in India's role at the international level with cooperation of the African and southern countries. Previously with Argentina, even the previous visits with Mexico, our strategy of aligning and taking together the global south has reached to new height. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल में सरकारी जमीन पर बने अवैध 2 मंजिला ढांचे को प्रशासन ने ध्वस्त किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध 2 मंजिला भवन को तोड़ दिया है। ये कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की योजना के तहत की गई, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे अवैध निर्माण हटाने का काम सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा किया गया।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी दल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, आज समाजवादी राम भक्तों पर गोली चला रहे हैं। जो लोग राम की विरोध करते हैं उन्हें हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्दशा हमेशा होनी चाहिए। वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। आप रामायण कालखंड से उठाकर देख लीजिए, आपके सामने प्रसंग आते हैं। राम को भजते भजते हनुमान लोक पूज्य हो गए। हनुमान कहां पैदा हुए, कौन सी योनि में पैदा हुए, लेकिन पूरे देश के अंदर हो सकता है कुछ घरों में तो भगवान राम की भले ही प्रतिमा न हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर होगी। एक मैं देखता हूं अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हनुमान चालीसा जान जाता है, वो याद करता हनुमान चालीसा। और एक उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद भी रामद्रोही बनने पर मारीच की क्या दुर्गति हुई थी, यह भी हर व्यक्ति जानता है। यानी राम के साथ जो दुर्गति करता है, राम के साथ जो द्रोह करता है, उसकी दुर्गति तय है। मनुष्य के रूप में मारीच जन्म लेता है और पशु के रूप में मारा जाता है। आपने देखा होगा उसकी दुर्गति को। जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, लेकिन मारा जाता है पशु के रूप में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में भारी बारिश के बाद भी नहीं हुआ जल प्रभाव, बोली सीएम रेखा गुप्ता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली ने पिछले 27 सालों में जल प्रभाव और अन्य समस्याओं के बैकलॉग को एक एक करके हल किया है। उन्होंने कहा, इतनी भारी बारिश के बावजूद इस बार दिल्ली में कहीं भी जल प्रभाव नहीं हुआ। पहले अखबारों में मेट्रो बीच जैसे स्थानों पर पानी भरने होने की तस्वीरें छपती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? हमने काफी हॉटस्पॉट पे तो वाटर लॉगिंग नहीं थी, पर कुछ जगहों पे स्टिल। देखिए, दिल्ली जो है एक नई यात्रा पे निकल चुकी है, खूब से बेहतर और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली में जितनी अव्यवस्थाएं पिछले 27 साल में थी, जो बैकलॉग्स थे, एक एक समस्या का आप लोगों को ध्यान होगा। आप सब हमारे साथ कई बार गए हैं, जब एलजी साहब के साथ कभी बारापुला, कभी कोई ड्रेन, और कभी दिल्ली के हर कोने पे, इवन मिंटो ब्रिज पे भी एलजी महोदय हम लोग कई बार गए। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार। और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला, इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और शिवसेना यूबीटी की आलोचना की। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा खराब भोजन की गुणवत्ता को लेकर एक कैबिनेट कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी ने न तो कोई इस घटना का संज्ञान लिया और न ही कोई टिप्पणी की। अमित शाह की सेना जो भाजपा के साथ सत्ता में है, अपने विधायक पर क्या कार्रवाई करेगी? सब मिलकर ये लड़ाई लड़े। एक और थप्पड़ कांड सामने आ रहा है महाराष्ट्र से, जिसमें एकनाथ शिंदे साहब गुट के जो विधायक हैं, उन्होंने एक कैंटीन में बासी दाल परोसने को लेकर मारपिटाई की। मारपिटाई तो की ही, पर उनकी जो पार्टी है, पार्टी ने इसके बारे में कुछ ना संज्ञान लिया ना इसके ऊपर कोई टिप्पणी दी है। तो अमित शाह सेना जो बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, वो क्या कार्रवाई अपने एमएलए पर करेगी? और एमएलए पे कार्रवाई ना कर उनपे कोई एफआईआर ना दर्ज कर कैंटीन का लाइसेंस हटा देना दिखाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये वही लगातार शाह सेना है जहां पर एक जोक जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने उनपे कर दिया था, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ गया असेंबली में, उनके स्टूडियो पे तोड़फोड़ हो गई। वो स्टूडियो जो बहुत सारे और स्टैंड अप कॉमेडियंस लेते थे, उनके लिए रोजगार का माध्यम था, उस पर आपने ताला लगवा दिया। तो ये जिस तरीके से मारपीट की इनकी लड़ाई चल रही है, और आप एक संदेश दे रहे हो महाराष्ट्र में कि अगर एमएलए की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो वायलेंट हो सकते हैं, वो मारपीट कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पर उनपे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा कार्रवाई उनपे होगी जिनको थप्पड़ जड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के सीएम ने स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्थित एक स्कूल दौरा किया, जहां उन्होंने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 45 मिनट का सामाजिक विज्ञान पाठ पढ़ाया। सीएम ने छात्रों से बातचीत की, उनके प्रगति कार्ड देखे और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। 8వ తరగతిలో సోషల్ సైన్స్ చదువుకుంటున్నారు। ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఒక పని చేద్దాం, సిద్ధంగా ఉన్నారా? అందరూ అటెన్షన్ లో ఉన్నారా? వేరే ఎక్కడ ఆలోచనలు ఉన్నాయా? మళ్ళా నేను అడిగి చెప్పగలుగుతారా? నేను చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు చెప్పాలి, సరేనా? సిద్ధమేనా? ఓకే, మొదటి టాపిక్ ఎవరన్నా హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చారా? చదువుకున్నారా ఈ సబ్జెక్టు? అయితే నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏదైనా అడిగితే సమాధానం కూడా చెప్పాలి. చెప్తారు కదా? ఓకే, మొదటి సబ్జెక్ట్ వచ్చి మనకు వనరుల గురించి మనకు ఒక చిన్న కథ. మోనా రాజు తమ ఇంటిని శుభ్రపరుస్తూ వాళ్ళ తల్లితో గడుపుతా ఉంటారు. అప్పుడు ఈ బట్టలు, పాత్రలు, ఆహార ధాన్యాలు, దువ్వెనలు, తేనె సీసా, పుస్తకాలు చూడండి. వీటిలో ప్రతి ఒక్క దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అనింది. ఎవరు? మోనా చెప్పింది. అందుకే అవి ముఖ్యమైనవి, ఇవి అన్ని కూడా వనరులు అని ఎవరు చెప్పారు? అది అయిన తర్వాత వనరులు అంటే ఏంటి అని రాజు వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, మన అవసరాలు సంతృప్తి పరచడానికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే. अब वक्त हो चला है दर्शकों, छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं